नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत की आज की पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी ने मिशन 80 की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि का मौका था। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की और हिंदुत्व के मुद्दे को धार दी है। वंदे भारत की दूसरी खबर में आपको मध्य प्रदेश लेकर चलेंगे, जहां विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नई रणनीति अपनाई है। यहां की कुल 230 विधानसभा सीटों के लिए 4 राज्यों के 230 विधायकों की ड्यूटी लगा दी गई है। तीसरी खबर में आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार देश में मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगा दिया, तो कश्मीरियों पर भी एक नया प्रोपेगेंडा सामने ला दिया है। और आखिर में एक खुशनुमा खबर आप तक पहुंचाएंगे, कैसे मध्य प्रदेश के शुजालपुर के दंपत्ति ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को अपने इरादों से छोटा कर दिया। इन चारों खबरों पर विस्तार से आपको वंदे भारत में हम डिटेल्स देंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर है और उस बड़ी खबर का रुख करेंगे। पटना के अटल पार्क का अभी नाम नहीं बदलेगा। खबर यह है कि पार्क का नाम बदलने का जो कार्यक्रम था, कोकोनट पार्क जिसको नाम दिया जाना था, यह पूरा औपचारिक कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया गया है। मंत्री तेज प्रताप ने नाम बदलने का ऐलान किया था। पार्क का नाम कोकोनट पार्क करने को लेकर तेज प्रताप की तरफ से ऐलान किया गया था, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम को रोकते हुए नाम नहीं बदला जाएगा। नाम आप कह रहे हैं कि कोकोनट पार्क ही था। कोकोनट पार्क है। हाँ, उसका वो सरकारी कागज में भी उस कोकोनट है शुरू से ही। लेकिन 18 में किसने वहाँ बोर्ड लगा दिया अटल बिहारी वाजपेयी पार्क? बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगाया होगा भाजपा के लोग। तो तेज प्रताप को आपने सुना, ये सीधे आपको पटना लिए चलते हैं। अस्मित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अस्मित, आपसे बात करते हुए 2 तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं और अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ आज तेज प्रताप जब ये कहते हैं कि इसका नाम अब अटल पार्क ना होके कोकोनट पार्क होगा, क्या वजह रही कि अब ये कार्यक्रम फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाने के लिए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। और पटना में भी मीडिया से बात करते हुए लगातार बिहार के मुखिया ये कहते रहे कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत मानते थे और नीतीश कुमार उनकी बात मानते थे, नीतीश कुमार का वो बात मानते थे। और आज जब पटना में तेज प्रताप यादव, क्योंकि वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार में, और वो जब अटल पार्क वहां पर, क्योंकि तेज प्रताप का यह कहना है कि 2018 के वक्त वही पार्क जो कोकोनट पार्क के नाम से इस वक्त जाना जा रहा है, वो अटल पार्क उस वक्त भी नहीं था, कोकोनट की नाम रखा गया था। बाकायदा वहां किसी संस्थान ने एक छोटी सी मूर्ति लगा दी अटल बिहारी वाजपेयी की, और जिसके बाद से उस पूरे पार्क का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया गया। सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं था, वो एक निजी संस्थान ने ये काम किया था। वही तेज प्रताप यादव कह रहे थे कि इसलिए इसका नाम कोकोनट पार्क है, सरकार ने कोई ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की थी। आज क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की फजीहत इस पूरे मामले पर, क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी के वो जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी उनको बहुत मानते थे, इसलिए आनंद फानंद में आज जब मीटिंग हुई और तेजस्वी यादव इस मीटिंग की स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक नीतीश कुमार की बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा ये मामला आखिर क्या है, और इस मामले को तुरंत होल्ड करने के लिए कहा गया। सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि जी बिल्कुल वहां पे इस पूरे बात को होल्ड रखा जाए, बाद में इसका उद्घाटन करवाया जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए लेकिन पूरा कार्यक्रम रोक दिया गया है और अटल पार्क का नाम फिलहाल नहीं बदलेगा, जिसको कोकोनट पार्क किए जाने की बात तेज प्रताप यादव की तरफ से की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित आपका पूरी जानकारी के लिए। और आइए वंदे भारत की अगली खबर का रुख करेंगे और बात उत्तर प्रदेश की करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा कितना मायने रखता है, इसकी एक तस्वीर आज अलीगढ़ से देखने को मिली। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि का मौका था आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम, जिसमें पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए कल्याण सिंह को याद किया, तो सीएम योगी ने भी कहा कि बाबूजी ने मंदिर निर्माण के लिए राजगद्दी का त्याग किया था।
यूपी में मिशन 80 फतह के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व ही रहेगा। पार्टी ने इस मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है यूपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय और राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह की पुण्यतिथि से। कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बाबूजी के नाम से फेमस रहे कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में जीत का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उस दिन को याद किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि मैंने उस दिन बाबूजी को फोन किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। मैं उस दिन कोरोना के कारण अस्पताल में था जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था, उन्होंने कहा था मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कल्याण सिंह की भूमिका और बाबरी विध्वंस के वक्त का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने कार सेवकों पर एक्शन लेने के बजाय इस्तीफा दे दिया था। बाबूजी के जीवन में भी एक ऐसा पल आया, राम भक्तों का सैलाब अयोध्या में उमड़ पड़ा, बात आपे के बाहर गई। जब लोगों ने दबाव बनाया कि गोलीबार कर गोलियां चलाकर कार सेवकों को रोका जाए, और बाबूजी ने वो पल जो उनका परिचय कराता है निर्णय लिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग। और मित्रों, ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया है। कल्याण सिंह की पहचान पिछड़ों के हितों की राजनीति की रही है। अमित शाह ने अपने भाषण में उसका भी जिक्र किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबूजी ने जातिवाद की राजनीति किए बिना पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिलवाया। बाबूजी ने कभी जातिवाद की बात नहीं की, परंतु हमेशा पिछड़ी समाज की जातियों को संबल देने का काम करा, उनका एम्पावरमेंट करने का काम करा। और मोदी जी ने भी ये सारी सुविधाएं पिछड़ी जाति को सबसे ज्यादा मिली। इस खास मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उन्होंने कल्याण सिंह को याद करते हुए राम मंदिर आंदोलन का जिक्र किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए राजगद्दी का त्याग किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने कल्याण सिंह के नाम पर संचालित हो रहे संस्थानों का भी जिक्र किया। आज के इस अवसर पर जब सरदेव बाबूजी के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाबूजी का यशस्वी नेतृत्व प्रदेश को प्राप्त हुआ और इसीलिए डबल इंजन की सरकार ने तय किया था बाबूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कैंसर संस्थान का नामकरण सरदेव बाबू कल्याण सिंह कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में स्थापित करने का कार्य हुआ है। बुलंदशहर में बनने वाला मेडिकल कॉलेज भी सरदेव बाबूजी के ही नाम पर बाबू कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीजेपी फुल चुनावी मोड में आ चुकी है और ये संकेत दे दिया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और विकास पार्टी के प्रमुख एजेंडे में रहेंगे। पार्टी का फोकस उन सीटों को बचाने पर है जो 2014 या 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। इसके अलावा बीजेपी ने हारी हुई सीटों के लिए अलग से रणनीति बनाकर उन पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और हर एक सीट पर जो समीकरण है उसको साधने और दूसरी तरफ जनता की नब्ज को टटोलने के लिए 4 राज्यों के ऐसे 230 विधायक हैं जिनकी ड्यूटी लगा दी गई है। बीजेपी की ये ब्रिगेड 230 सीटों पर काम करेगी, वहां की रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आगे की रणनीति तैयार होगी। मध्य प्रदेश का मैदान जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई ऐसे प्रयोग कर रही है जिससे लोग हैरान हैं। एमपी में बीजेपी ने पहली बार एक नई फौज तैयार की है और ये फौज है ब्रिगेड 230। भोपाल पहुंची बीजेपी की ब्रिगेड 230 में बिहार, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के एमएलएज हैं। ये एमपी की 230 सीटों पर जाकर काम करेंगे। विधायकों को भोपाल में ट्रेनिंग दी गई है। विधायकों को एक एक सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 4 राज्यों के इन विधायकों के लिए एक दिन का ट्रेनिंग सेशन रखा गया था। अब ये विधायक राज्य में अपनी आवंटित विधानसभा सीटों का दौरा शुरू करेंगे। बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विधायकों के लिए प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया था। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश रोजगार मेले में वर्चुअली शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने केंद्र की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश गरीबी को हरा रहा है और देश में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। जो औसत आय, एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी थी कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला किया है कि गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के पार्टी विधायक रविवार से अपने मिशन पर निकलेंगे। एमपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी प्रोएक्टिव नजर आ रही है। चुनावों की घोषणा से काफी पहले ही बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 2018 में हारी हुई सीटों और 2013 में भी हारी हुई कुछ सीटों पर फोकस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सनी देओल के बंगले पर नीलामी का नोटिस आया तो सियासत इस पर शुरू हुई और असल में एक दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामी का नोटिस दिया और अगले ही दिन यानी कि आज उस नोटिस को वापस भी ले लिया। इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई और नोटिस वापसी पर सवाल उठाए। हालांकि इस मामले पर बैंक की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन भी आया है। बॉलीवुड अभिनेता और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल के बंगले की कर्ज वसूली को लेकर गदर मचा हुआ है। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 56 करोड़ रुपए की वसूली के लिए सनी देओल की प्रॉपर्टी को नीलाम करने का नोटिस दिया था, लेकिन बाद में बैंक ने नोटिस वापस ले लिया, जिसके बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बीजेपी के सांसद और अभिनेता सनी देओल के बंगले की ई नीलामी संबंधी नोटिस को कथित तौर पर वापस लिए जाने को लेकर सोमवार को सवाल खड़े किए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि आखिर तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए बैंक को किसने प्रेरित किया। जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक को 56 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है। आखिर इन तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए किसने प्रेरित किया? अब इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा का रिएक्शन सामने आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि सनी देओल ने मुंबई में अपने बंगले से संबंधित बकाया राशि का भुगतान करने का भरोसा दिलाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि कर्ज लेने वाले यानी सनी देओल ने 20 अगस्त को जारी नीलामी नोटिस के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से संपर्क किया। उधारकर्ता गारंटर को सूचित किया गया था कि वो नीलामी से पहले कभी भी बकाया राशि, लागत, शुल्क और व्यय का भुगतान करने के हकदार हैं। असल में नोटिस जारी करने के बाद आज सुबह बैंक ने एक और नोटिस जारी करते हुए कहा था कि 20 अगस्त को जारी किए गए नोटिस को तकनीकी कारणों से वापस लिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।